under Article 2 or Article 3, that will be out of that means उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं का मतलब ये सिंपल मेजॉरिटी में आपका पास होगा। क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी में। मतलब जिसके पास अगर कोई मतलब कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए उड़ीसा को अगर क्या करना है, उड़ीसा को डिवाइड करना है, उड़ीसा को डिवाइड करना है, तो उड़ीसा का लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होना चाहिए। लेकिन पास हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है। किसके पास पावर है? आर्टिकल 4 के पास पावर है। आर्टिकल 4 मतलब किसके पास? 368 किसके पास है? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर। आर्टिकल 4 का मतलब पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? सिंपल मेजॉरिटी में पास करके कोई भी स्टेट को क्या कर सकते हैं? अल्टरेशन भी कर सकते हैं या न्यू स्टेट को भी ला सकते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब नो इंडिया क्यों यूनियन बोला गया? फेडरेशन क्यों नहीं? एजुकेशन कम था। और सिंपल बात ये है कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है? उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका अपना प्लान होगा, अपना एजेंडा होगा, अपना सिस्टम होगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। फेडरेशन में वो फेडरेशन क्या करेगा? आके एग्रीमेंट करके जोड़ेंगे। लेकिन यूनियन में ऐसा सिस्टम नहीं है। एक बार आगे जाने का रास्ता नहीं, सब दरवाजा बंद है कि नहीं? ओके राइट, इतना तो समझ गए पार्ट। अखंड भारत के बारे में देखते हैं। आज हमारा देश जो था कि अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका, यहाँ म्यांमार तक था। कहाँ तक? अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका, म्यांमार तक था। तो क्या हुआ कि इंडिया को कौन रूल करता था? अखंड भारत को कौन रूल करता था? ब्रिटिशर। ये सब ना ब्रिटिशर। तो सबसे पहले क्या किया गया कि 1893 में दुरंत लाइन आया। याद रखिएगा, कौन सा लाइन? दुरंत लाइन। दुरंत लाइन आने के बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान एंड इंडिया, उस टाइम इंडिया था, पाकिस्तान तो नहीं था ना, ठीक है? अफगानिस्तान एंड इंडिया सेपरेटेड। क्या हो गया? सेपरेटेड हो गए, मतलब अलग हो गए। 1893 में ब्रिटिशर्स ने क्या किए? अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिए। पहले अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, लेकिन कब चेंज कर दिए? 1893 में। अखंड भारत क्या हो गया? खंड हो गया, मतलब अफगानिस्तान सेपरेट हो गया। क्यों अफगानिस्तान को सेपरेट किए? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आके इंडिया में रूल कर रहे थे, अफगानिस्तान से श्रीलंका से म्यांमार तक सारे इंडिया का पार्ट था, तो यहाँ पे जब रूल कर रहे थे, सबसे पहले देखें कि अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे ओनली पहाड़ है, पत्थर है, कोई ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं है। उसको रूल करके उसको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? उनको जहाँ पे फायदा मिलेगा वहाँ पे उन लोग काम करेंगे। जैसे इंडिया में आए, वेस्ट बंगाल में काम करेंगे तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रिसोर्सेस लेके जा सकते हैं, है कि नहीं? बॉम्बे में कुछ रिसोर्सेस लेके जा सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेड इजीली होगा या उनका बेनिफिट के लिए वो आए हैं ना, राइट? लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है, अफगानिस्तान में कुछ रिसोर्सेस नहीं है, ओनली पहाड़ पर्वत है। वहां पे इन लोग मिलिट्री क्यों खर्चा करेंगे? अपना पैसा क्यों खर्चा करेंगे? इसीलिए क्या किए, एक दुरंत करके जो मतलब उनका जो कमिश्नर थे वो आए और लाइन ऐसे खींच दिए, उसको दुरंत लाइन बोला। क्या बोला गया? दुरंत लाइन सेपरेट करता है किसको किसको? अफगानिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा लाइन सेपरेट करेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा लाइन सेपरेट करेगा? यही लॉजिक है। आप लोग दिमाग नहीं ये करते हैं। उस टाइम इंडिया ही था, इंडिया और पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक ही था ना? ये सब नो, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश सारे एक ही स्टेट था ना? लेकिन
जैसे ही इंडिया और अफगानिस्तान अलग हो गए, बाद में पाकिस्तान आएगा। इंडिया अफगानिस्तान सेपरेट कौन सा लाइन हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कौन सा होगा? तुरंत लाइन होगा ना। बाद में पाकिस्तान आया तो वही लाइन तो सेपरेट किया गया है ना, राइट? तो समझ में आया क्या नहीं लॉजिक? लॉजिक ये है कि सबसे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं था, सब इंडिया था। इंडिया एंड अफगानिस्तान नहीं था, सब इंडिया था। लेकिन इंडिया को अफगानिस्तान से सेपरेट किया। कौन सा लाइन सेपरेट किया? क्वेश्चन ऐसे भी आएगा आज की डेट में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सर ने बताया तो अफगानिस्तान और इंडिया को तो दूर लाइन किया था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान कौन सा होगा? क्वेश्चन आएगा कि नहीं? तो ये क्वेश्चन को दूर करने के लिए क्या करना है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सेपरेट कर रहा है? राइट? इंडिया और पाकिस्तान को कौन सेपरेट कर रहा है? इंडिया और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कौन सा लाइन? ये सारे याद रखना पड़ेगा, ट्रिक्स है इसके, ठीक है? ओके, तो अखंड भारत 1893 में कौन अलग हो गया? किससे अलग हो गया? किससे? तो इंडिया से अफगानिस्तान सेपरेट होने का रीजन क्या है? क्योंकि अफगानिस्तान में कोई रिसोर्सेस नहीं था, इसी से ब्रिटिशर्स को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए अफगानिस्तान को सेपरेट करके भाई आप भागो, हम इंडिया को इतना मतलब यहाँ तक देखेंगे। यहाँ से ये मतलब पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान था, यहाँ से पूरा इंडिया था, जो था ये इंडिया को रूल करने के लिए रहते, ठीक है? ओके, समझ में आया? यहाँ से अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान का जो लाइन खींचे उसका लाइन क्या है? याद रहेगा, दूर का लाइन खींच लिए अफगानिस्तान को भगा दिए। ओके, अभी इंडिया में इतना रहेगा। इंडिया कुछ दिन के बाद 1893 के बाद यहाँ पे एक म्यांमार का एक जगह था, पता है ना? ये इंडिया का ही था। 1935 में म्यांमार को सेपरेट कर दिया गया। किसको? म्यांमार को सेपरेट कर दिया। ओके, 1935। इसके बाद 1947 में अखंड भारत के बारे में। अखंड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड इंडिया था, लेकिन अफगानिस्तान कब सेपरेट हो गया? अफगानिस्तान 1893। 1935 में म्यांमार अलग हो गया, जो बर्मा था। 1947 में कौन कौन अलग हो गए? इंडिया एंड पाकिस्तान। कैसे अलग हो गए? माउंटबेटन प्लान आया, तो कौन सा बाउंड्री कमीशन आया? रेड क्लिफ ब्राउन। सीरियल रेड क्लिफ ब्राउन आया और इंडिया को और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। तो हमारा भारत, अखंड भारत क्या हो गया? खंड हो रहा है। म्यांमार क्यों? म्यांमार में इसीलिए हुआ कि म्यांमार का जो रूलर थे, जो किंग थे, ठीक है, वो भी कोई बेनिफिट नहीं दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स तो दोनों को रूल कर रहे थे, म्यांमार को भी रूल कर रहे थे, इंडिया को भी रूल कर रहे थे। इसीलिए जब उस टाइम जो आए थे आपका 1935 में वाइसराय कौन थे? माउंटबेटन तो 1947 में आए। कौन? कितना से? 1935 लॉर्ड कैनिंग तो 1862 में। वेरेंस हाँ? लॉर्ड वेरेंस लॉर्ड वालेन तो 1944 में थे। वेरेंस हाँ? वाराणसी तो 1772 में थे। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड वो 1909। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन? मैकडोनाल्ड तो वो 1947 में 1932 में था। हाँ? लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक
वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को कौन थे? मैकडोनाल्ड का काम क्या था उस टाइम? मैकडोनाल्ड कौन थे? कम्युनल अवार्ड किया था, लेकिन वो थे कौन? प्राइम मिनिस्टर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब लोग भूल गए। पढ़िए। लॉर्ड लिनलिथ को 1939 में थे। 1939 से 41 में वो क्या दिया था? ऑगस्ट ऑफर दिया था ना। ऑगस्ट ऑफर किसने दिया था? लिनलिथ को दिया था ना। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद 1940 में अगस्त में डिक्लेयर किया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देंगे। तो क्या आया था उस टाइम? अगस्त ऑफर आया था, है क्या नहीं? ओके। म्यांमार और इंडिया इसलिए सेपरेटेड हुए क्योंकि उस टाइम रूल करने के लिए इंडिया के पास और म्यांमार के पास कोई विशेष ज्यादा कुछ नहीं था। जो ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पे कम अगर ये करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इंडिया को हम क्या करेंगे, पूरा एक सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे। म्यांमार का इतना इंपोर्टेंस नहीं करके उनको सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद फोकस किसके ऊपर दिए? इंडिया को फोकस करने के बाद धीरे धीरे 1940 में अगस्त ऑफर आया। 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। 1945 में वर्ल्ड वॉर। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट प्लान आया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद क्लेमेंट एटली ने 1947 मतलब डिक्लेयर किया कि अगस्त 40 मतलब क्या जून 30 1948 तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में रहेंगे, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। पावर जैसे ही शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया 16 अगस्त 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठने के बाद क्या हुआ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। बाद में इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट आया कि नहीं? कब आया? 1947 में। और यहाँ पे इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर किया कि इंडिया बिकम क्या बनेगा? सॉवरेन स्टेट। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बनेगा, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट बनेगा, बोला। और जो भी प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स वो क्या करेंगे? इधर ज्वाइन करेंगे इंडिया में, इधर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान में और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऐसा बोला गया ना? पढ़ाया था कि नहीं? ये सब ना। तो प्रिंसली स्टेट के पास क्या ऑप्शन है? इधर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या तो इंडिया के पास जा सकते हैं, नहीं तो वो जिसके पास 3 ऑप्शंस है। कितना ऑप्शंस? या तो इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं या तो पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यही था ना इंडिया से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके। तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या हो गया? सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद इंडिया रहा एक साइड क्या हुआ? इंडिया। दूसरा साइड कौन है? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान कितने भाग में था? एक था वेस्ट पाकिस्तान, क्या वेस्ट पाकिस्तान, और एक ईस्ट पाकिस्तान। ऐसा क्यों सिस्टम आया? बांग्लादेश उस टाइम कोई मतलब ही नहीं था। जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उसी एरिया को पाकिस्तान लिया। यही तो कंसेप्ट है ना। जिस एरिया में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थे तो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थे, इसलिए ये पाकिस्तान बना। और ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थे, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान 2 भाग में डिवाइड हो गया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसको क्या बोला गया? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, दोनों को क्या बोला गया? पाकिस्तान। ठीक है। बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। अभी हम 1947 की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश तो 1971 में आएगा ना, 1971 में आएगा, वो अलग की बात है। ठीक है। तो 1947 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अखंड भारत। क्या पढ़ रहे हैं? कि भारत देश से मतलब टूट के आज कौन सा स्टेज में है उसी को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 की पार्ट। ठीक है। 1893 में क्या हुआ? अफगानिस्तान अलग हुआ। 1935 में क्या हुआ? म्यांमार अलग, बर्मा अलग हुआ। 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ क्या नहीं? या होने के बाद जो 19
1947 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था कि ये जो चीजें था ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया गया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या बोला गया था? इंडिया बनेगा क्या? सॉवरेन स्टेट। पाकिस्तान क्या बनेगा? सॉवरेन। प्रिंसली स्टेट क्या बनेगा? प्रिंसली स्टेट के पास कितना ऑप्शंस आ गया? 3 ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस आ गया? इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो आप क्या करोगे, पाकिस्तान में चले जाइए, या तो आप इंडिया में चले जाइए। अगर दोनों में नहीं जाओगे तो घर पे बैठ के आराम से देखते रहो। कौन बोल रहा है? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इतना फ्रीडम दे दिया। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हम लोगों को सुकून से जीने नहीं दिए, ठीक है? हर टाइम प्रॉब्लम किए। ओके, आए तो ट्रेडर्स के हिसाब से, लेकिन जब गए तब भी विवाद छोड़ के ही गए। प्रिंसली स्टेट, क्योंकि वो विवाद आज भी है। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा क्यों आज भी क्यों आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग ब्रिटिशर्स के कारण से, और आने वाले टाइम में भी हम लोग फेस करते रहेंगे। ओके, इसको आराम से समझेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया अखंड भारत कैसे खंड खंड हो गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस हुआ क्या नहीं? ये सब ना, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, दोनों हो गए। जिसके लिए जहां पे जो जाना है वो अपना देश को संभालने लगे। ओके, ये सर नो? यस सर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? जो 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि आप लोग या तो यहाँ ज्वाइन करिए या तो यहाँ ज्वाइन करिए या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। इसी सिचुएशन में क्या हुआ? इंडिया के लिए 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने? 552 में से क्या हुआ? 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में ज्वाइन कर लिए। कितना? 5? ये 549 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, टोटल प्रिंसली स्टेट 552 था। इतना याद रखिए, आपको ऑटोमेटिक बाकी सब चीज याद आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर 552 में से 549 फ्री मतलब प्यार से आके फ्रीली ज्वाइन कर लिए, किसके पास? इंडिया। तो बच्चे कितने? 3। कौन? 3। कितना? 3। कौन कौन बच्चे? हैदराबाद बच गया। हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट, और जूनागढ़ और कश्मीर, है ना? जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 बच गए। आपको समझ में आया ना प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? जिस स्टेट में किंग रूल करता था उसको इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे, है ना? और गवर्नर प्रोविंसेस का मतलब जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट कितने जल्दी बोलिए, गवर्नर प्रोविंसेस का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? गवर्नर प्रोविंसेस कौन रूल करते थे? डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जहां पे रूल करते थे उसको क्या बोलते थे? गवर्नर प्रोविंसेस। और जहां पे इनडायरेक्टली रूल करते थे उसको क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट। सिंपल था। तो प्रिंसली स्टेट को जो अपॉर्चुनिटी दिया गया, एक था हैदराबाद ज्वाइन नहीं किया, दूसरा था जूनागढ़ ज्वाइन नहीं किया, तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों इतना मतलब बिंदास प्रिंसली स्टेट थे क्योंकि हैदराबाद इतना रिच था, बहुत रिच था, इतना रिच था कि हैदराबाद का जो निजाम इतना रिच था, बोला कि मैं किंग हूं, मैं क्यों इंडिया में जाऊं, मैं क्यों पाकिस्तान में जाऊं, मेरा इतना संपत्ति है, मुझे इंडिया में जाके किसी के अंडर में रहना मुझे पसंद है, मैं राजा हूं। कौन बोल रहा है? हैदराबाद। ठीक है, कब बोल रहा है? 1947 के बाद। 1947 में सब इंडिपेंडेंट हो गए ना, है ना? तो हैदराबाद जब प्रिंसली स्टेट बना और बहुत ज्यादा रिच रहने के कारण से इंडिया में शामिल नहीं हुआ और पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ, रहने लगा कहाँ? इंडिपेंडेंट रहना चाहते। कैसे? इंडिपेंडेंट। हम सेपरेट देश बनाएंगे, हैदराबाद एक अलग से राज्य बनेगा, मतलब अलग स्टेट बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? धीरे धीरे सब कुछ सबका नींद खुलेगा अभी। ओके, इंडिया किस तरह से संघर्ष करके आया है, पार्ट 1 में हमारा जो आज पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, कल पार्ट 2 खत्म होगा, ठीक है? इसीलिए ध्यान से सुनिए, मतलब ये स्टोरी की तरह मैं समझा रहा हूँ।
ओके। रिच कौन है? इंडिया तो इतना पुअर है, मैं एक छोटा सा राज्य है, मैं अपना एक देश बनाऊंगा। हैदराबाद कहाँ पे है पता है ना? कहाँ पे? साउथ में है, लेकिन हमारा देश के बीच में है ना। अलग देश कैसे बन सकता है? ओके, अलग देश बनने के लिए तो यहाँ पे हैदराबाद का जो किंग थे, जिसको नींद आ रही है पानी पियो। ओके सेटल। हैदराबाद का किंग जो थे उसको बोला गया कि आइए इंडिया में मिल जाइए। बोला कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। क्यों? नहीं, हमारे पास तो इतना धन संपत्ति है, हम इतना सब कुछ हमारे पास किंग है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास सब कुछ है, हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे और पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। इस टाइम क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको आयरन मैन बोला जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टू प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत रोल प्ले किया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले जाके कि किंग साहब, हैदराबाद का किंग को बोले कि किंग साहब इंडिया में शामिल हो जाइए। तो बोले नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। कौन बोले? हैदराबाद बोले कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन रिक्वेस्ट किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट का जो मतलब होम मिनिस्टर थे ना, है क्या नहीं? तो बाद में बोले कि उस टाइम यूएनओ आया था 1945 में। देखिए यूएनओ को थोड़ा सा और बैकग्राउंड थोड़ा समझाता हूं। यूएनओ का रूल्स है कि आप किसी भी एरिया को, किसी भी स्टेट को, किसी भी किंग को आप आर्मी नहीं लगा सकते हैं, आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। क्या कर नहीं सकते हैं? आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। अगर जो भी करना है क्या करेंगे आप? पुलिस के द्वारा कर सकते हैं, आर्मी के द्वारा नहीं कर सकते। ओके। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल सुने हैदराबाद किंग ने मना कर दिया इंडिया में शामिल होने के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? आर्मी वाले को फोन किए, हेलो आर्मी मैन, जाओ हैदराबाद को अटैक करो। किसने बोला? जैसे ही आर्मी चले गए, हैदराबाद का किंग फोन उठा के यूएनओ में फोन कर दिया। कहां पे? यूएनओ में फोन कर दिया। बोला कि देखिए आपने जो मतलब आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है यूएनओ का कि किसी भी देश में, किसी भी एरिया में कहीं पे भी आर्मी डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया वाले ने हमारा देश पे मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब अपना देश ही है ना उसका, है कि नहीं? मेरे देश में आर्मी डिप्लॉय कर दिया है। यूएनओ से तुरंत फोन किया जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जी क्या कर रहे हैं आपके देश में? आप जाके क्या कर रहे हैं? आर्मी क्यों डिप्लॉय किए? सरदार पंडित जी फिर फोन उठाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे पटेल जी क्या गलती कर रहे हैं? आर्मी क्यों डिप्लॉय कर दिए? ओ सॉरी सर, गलती हो गया। कौन बोला? सॉरी सर, गलती हो गया। आर्मी को बोला वापस आ जाओ। किसको बोला? आर्मी को बोला वापस आ जाओ। एक काम करो, आर्मी वाले को बोला आप अभी पुलिस ड्रेस में। क्या बोला? आर्मी वाले बहुत पावरफुल होते हैं ना, पुलिस उतना नहीं है, पुलिस तो डंडा पकड़ के जाते हैं। आर्मी मतलब एक आर्मी ऐसे खड़ा होता है तो 10 लोग आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन 10 पुलिस होगा तो एक आर्मी का बराबर है कि नहीं? तो आर्मी वाले को बोले कि आप एक काम करो, वापस आइए, पुलिस ड्रेस पहनिए। क्या करेंगे? पुलिस ड्रेस। फिर पुलिस ड्रेस पहनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जी को बोले नहीं, मैं तो पुलिस को भेजा था। किसको भेजा था? पुलिस को। देखिए पुलिस ड्रेस है। फिर पंडित जी फोन किए यूएनओ को, नहीं हमारा आर्मी नहीं थे, वो पुलिस है, ठीक है। तो फिर यूएनओ वाले ने हैदराबाद किंग को फोन किए, नहीं वो तो आर्मी नहीं है, पुलिस है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हैदराबाद ने इंडिया में शामिल होने के लिए मना कर दिया, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पापड़ बेल के हैदराबाद को शामिल किए हैं इंडिया में। कैसे शामिल किए? सबसे पहले आर्मी को डिप्लॉय किए। आर्मी डिप्लॉय करने के बाद कंप्लेंट चला गया यूएनओ में। यूएनओ से कंप्लेंट जब से ही गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना दिमाग लगा के आर्मी ड्रेस उतार के पुलिस ड्रेस पहना के आर्मी को ही भेजे, आर्मी को भेज के वहां पे ऑपरेशन किए। इसीलिए उसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन पोलो, मतलब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन हुआ था। तो हैदराबाद हमारा इंडिया में कैसे शामिल हुआ? ऑपरेशन पोलो।
पुलिस एक्शन के द्वारा हुआ, पुलिस एक्शन के द्वारा हमारा हैदराबाद में इंडिया में शामिल हुआ। पहले क्या कर रहा था, मना कर रहा था। हाँ, कौन मना कर रहा था? हैदराबाद। हम अकेले रहेंगे, हम इंडिपेंडेंस रहेंगे, हम देश बनाएंगे बोले थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भेजे? पहले आर्मी भेजे। आर्मी भेजने के बाद कंप्लेन आ गया, कंप्लेन आने के बाद उसी आर्मी को बुलाए और पुलिस ड्रेस भेज के उनको अटैक कर दिए। जैसे ही अटैक कर दिए, हैदराबाद किंग क्या हो गया? शरण देने लगे। शरण जब दिए, बोले कि नहीं आप हम मिल लेंगे। तो हैदराबाद आके किसके साथ मिल गया? इंडिया। किसके साथ? इंडिया। इंडिया के साथ मिल गया, राइट। तो हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट थे, इंडिया में शामिल होने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, पुलिस एक्शन के द्वारा मिला गया था। किसके द्वारा? पुलिस एक्शन। इसको पुलिस एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशन पोलो। पोलो मतलब पुलिस। पुलिस के द्वारा ऑपरेशन किया गया। उसके बाद आगे हैदराबाद इंडिया में शामिल हुआ क्या? नहीं। ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में कि प्रिंसली स्टेट मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर हैदराबाद। उसमें 3-4 ऑप्शन देगा। एक देगा रेफरेंडम, एक देगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तीसरा देगा ऑन विलिंग सो इच्छा से है, या तो ऑपरेशन पोलो। क्या आएगा? ऑपरेशन पोलो। अभी थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन हो गया, दिन खत्म होने दो फिर दिखाऊंगा। ठीक है, हैदराबाद आ गया प्रिंसली स्टेट में। Yes, sir. मतलब इंडिया में आ गया। ये जो प्रिंसली स्टेट थे, अभी कहां पे शामिल हो गया? इंडिया। कहां पे? इंडिया। खत्म हैदराबाद। कौन सा ईयर में? हैं? कौन सा ईयर? 1947 अक्टूबर में। ऑपरेशन बोले तो 1948 में। क्या चीज? 1947 से ही स्टार्ट हो गया। फाइनल जाके 1948 में आपका सितंबर 26 में स्टार्ट मतलब कंप्लीट हुआ हैदराबाद को शामिल करने के लिए। ठीक है, ओके, क्लियर? हैदराबाद शामिल हो गया। अभी कितने बचे? 2 बचे। मतलब अभी 550 प्रिंसली स्टेट आ गए इंडिया में। अभी कितना बचे? 2। कौन कौन? जूनागढ़। पहले जूनागढ़ को देखेंगे। ठीक है, जूनागढ़ का जो किंग थे मुस्लिम किंग थे, और जो पॉपुलेशन थे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे हिंदू। तो जूनागढ़ कहां जाना चाहेंगे? ये भी इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो जूनागढ़ का किंग बोला कि नहीं हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे। किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान। किसके पास? पाकिस्तान में मिलने जाएंगे। जूनागढ़ हैदराबाद में मिल चुका है ना? कहां पे मिला? इंडिया। कैसे मिला? पोलो। ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के द्वारा, राइट। ओके, तो अभी जूनागढ़ का बारी आया। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, तो इसमें क्या हुआ? किंग कौन है? पॉपुलेशन कौन है? हिंदू। तो किसका बात सुना जाएगा? हिंदू का। हिंदू ज्यादा पॉपुलेशन जो भी हो, किंग का बात इसको सुना जाएगा। किंग जिधर जाएंगे उधर चलेंगे। अब मोदी जी जिधर जाएंगे वही करेंगे ना। पॉपुलेशन 140 करोड़ है, मोदी जी जैसा चाह रहे वही हो रहा है ना, या हम जो चाह रहे वो हो रहा है? नहीं। कौन चाहने से हो रहा है? लीडर, हमारे लीडर कौन है? मोदी जी है ना। वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा, है क्या नहीं? तो जूनागढ़ का प्रॉब्लम आया, तो जूनागढ़ को पूछा गया कि आप कहां जाएंगे? यहाँ का किंग 100 कुत्ता पाल रहा था। ठीक है, कितना? 100 कुत्ता पाल रहा था। ठीक है, तो इनको पूछा गया कि आपका कुत्ता को बचाना है, आपको बचाना है या पॉपुलेशन को बचाना है? मतलब मजाक में बोल रहा हूं। ठीक है, तो किंग ने बोला कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास फोन आ गया कि जूनागढ़ का किंग पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं। मतलब जूनागढ़ अभी कहां मिलने जा रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, तुरंत आके अपना कुत्ता को सबसे पहले भगाया किंग का। ठीक है, कुत्ता को भगाया क्योंकि यहाँ पे क्या थे? पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड किया है, क्योंकि उसको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? हिंदू। अगर हिंदू है तो क्या होगा? ये हिंदुस्तान में आना चाहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला कि
अच्छा ठीक है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। उस तरह वोटिंग को हम लोग रेफरेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम अभी लिखवाऊंगा रेफरेंडम का मतलब क्या है, ठीक है, लिखिए। तो रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम का मतलब क्या है, वोटिंग। वोटिंग का मतलब इलेक्शन में वोटिंग होता है ना, रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह, मतलब जनता का क्या मत है, जनता का क्या व्यूज है। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं रेफरेंडम करूंगा, रेफरेंडम का मतलब हाथ उठाइए, आप कहाँ जाएंगे, उस रूम पे जाएंगे या बाहर जाएंगे? बाहर जाने के लिए कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। यहाँ बैठने के लिए कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। तो सब लोग बैठेंगे, ये रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम है ना। रेफरेंडम का मतलब आपका व्यूज ले लिया ना मैं। तो यहाँ पे जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम में मैक्सिमम लोग क्या किए कि हिंदुस्तान में आने के लिए, मतलब इंडिया में आने के लिए बात किया गया। तो जूनागढ़ बाद में रेफरेंडम के द्वारा इंडिया में शामिल हुआ। क्या दिया गया था जूनागढ़ को? रेफरेंडम। क्या? रेफरेंडम। रेफरेंडम। और हैदराबाद फॉर ऑपरेशन जूनागढ़ रेफरेंडम। समझ में आ गया ना? ये सब ना जूनागढ़ को शामिल करने के लिए क्या बनाया गया, क्या है सब? और हैदराबाद को शामिल करने के लिए ऑपरेशन। राइट। नेक्स्ट बार क्या हुआ? जम्मू एंड हमरा लिख रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे उल्टा था, जूनागढ़ का पॉपुलेशन कौन थे? हिंदू। किंग मुस्लिम। यहाँ पे किंग है हिंदू, पॉपुलेशन मुस्लिम। राइट। यहाँ पे किंग है हरि सिंह, नाम सुने होंगे, हरि सिंह। सर जूनागढ़ में 1947 में ही कनेक्टेड हुआ, 1948 में ही चल रहा है, मतलब 1947 से संघर्ष चल रहा है प्रिंस स्टेट को लेने के लिए, लेकिन फाइनली 1948 में ही हुआ। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आया, इसका डेट है 26 अक्टूबर 1948। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में शामिल हो गए। ठीक है, ये लास्ट डेट है। ओके, राइट। कश्मीर का किंग कौन है? हरि सिंह। हरि सिंह। क्या है वो? वहाँ का पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम। ठीक है, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ जाना चाहेंगे? पाकिस्तान में। और हिंदू किंग ये कहाँ जाना चाहेंगे? इंडिया में आना चाहिए ना, लेकिन आया नहीं, बोला कि मैं अपना एक देश बनाऊंगा। क्या बनाऊं? जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक देश बनाऊंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, पंडित जी बोले ठीक है बनाओ, आप तो हिंदू वाला है, आपको क्या करना है, बाकी जितने भी थे मुस्लिम वाले सबको हम ले लिए, आप तो हिंदू है, आपको हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे में मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, देखिए, तो राजा हरि सिंह ने अपना अकड़ दिखा के क्या किया कि मैं एक अलग से देश बनाऊंगा, मैं अपना एक देश, इंडिपेंडेंट देश रहेगा मेरा, जो देश में मैं किंग बनूंगा, मुझे इंडिया में शामिल नहीं होना है, मुझे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत समझाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया, अरे भाई काहे के लिए आ जाओ, हमारे देश में आ जाओ, आपको हम पूरा देंगे। जो भी प्रिंस स्टेट आ रहे थे उनको पूरा बोला गया कि आपको जितना पेंशन चाहिए हम उतना देंगे, आपको जितना बंगला चाहिए उतना देंगे, जो गाड़ी चाहिए वो देंगे, जितना घर चाहिए, जितना एरिया चाहिए, सब कुछ जितना चाहिए आपको देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, इंडिया में आ जाइए। हरि सिंह बोला मैं नहीं आऊंगा। किसने बोला? हरि सिंह। राइट, समझ में आ रहा है ना? हरि सिंह बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि किंग क्यों अपना राज्य छोड़ेगा, मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। किसने बोला? हरि सिंह। जैसे ही हरि सिंह अपना देश बनाने के लिए आगे बढ़ा, क्या हुआ? किसने देश बना रहा है अभी? कौन बना रहा है देश? हरि सिंह। बना रहा है ना? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसीलिए मैं मतलब जो आज के डेट में भी हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना,
दिख रहा है इंडिया का मैप? इमेज पे जाइए सर। दिख रहा है ना? ओके, ये पाकिस्तान है, इंडिपेंडेंट हुआ है, कब हुआ? इंडिया है, ओके। ये आज का मैप है, 1947 का मैप निकालो क्या? हाँ? पहले बताना, आपको पहले लिखना चाहिए कुछ। दिख रहा है? 1947 में क्या हुआ? ये वेस्ट पाकिस्तान बना और ये ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बाद में जाके बंगाल बनेगा, मतलब बाद में जाके बांग्लादेश बनेगा, है ना? तो ये जूनागढ़ है, कहाँ पे जूनागढ़ है? ये जूनागढ़ है ना? ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ कैसे मिला इंडिया में? कैसे? हैदराबाद के लिए हैदराबाद था, ये बीच में आके देश बनाने आ रहा है। हम देंगे, सरदार वल्लभ पटेल देंगे, हाँ? यहाँ पे आके ऑपरेशन फोलो हो गया। क्या हुआ था यहाँ पे? ऑपरेशन फोलो, मतलब पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन के द्वारा ये किया गया। एक्शन तो किसने किया था एक्चुअली? आर्मी ने। लेकिन कैसे किया आर्मी? पुलिस देश में किए थे, ठीक है? अब रहा क्या? कश्मीर। ये है कश्मीर ना? कश्मीर है। यहाँ का किंग कौन है? हरि सिंह। पॉपुलेशन? हरि सिंह हिंदू के हिसाब से सरदार वल्लभ पटेल ने बहुत समझाया, आपको जितना बड़ा बांग्ला चाहिए उतना बड़ा बांग्ला दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। मैं अपना देश बनाऊंगा, ठीक है? हरि सिंह फिर बोला आपको कितना पेंशन चाहिए आप दे देंगे ना, हमने ओके, बस समझ में आ रहा है ना? तो बोला सरदार वल्लभ पटेल आपको इतना समझाए, समझदारों को इशारा ही काफी, आप मत आइए जाइए। क्या किए? आप मत आइए जाइए। किसने बोला? सरदार। किसको बोला? बोल दे, जैसे ही बोल दिए वापस आ गए सरदार वल्लभ पटेल अपने घर पे, खाना वाना खा रहे थे, ठीक है? इस टाइम क्या हुआ? पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान था ना, ये पाकिस्तान से, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से क्या हुआ कि टेररिज्म अटैक कर दिया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? आगे पाकिस्तान से यहाँ पे अटैक करने लगे, क्योंकि कश्मीर को लेने के लिए ऑलरेडी हैदराबाद को शामिल कर दिया है इंडिया, जूनागढ़ को शामिल कर दिया है इंडिया। ये सुनो, अभी बचा क्या? कश्मीर। तो पाकिस्तान को लगा कि इसको तो कम से कम लेना है, तो ये पाकिस्तान ने क्या किया? यहाँ पे क्या कर दिया? टेररिज्म भेजा। किसको भेजा? टेररिज्म भेजने के बाद सब टेररिज्म आके अटैक कर दिए। हरि सिंह देखा, अरे बाप रे क्या हो रहा है? किसने? हरि सिंह। दौड़ दौड़ के भाग के आए, पंडित जी के पास आए, पंडित जी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली मैं तो देश बनाने के लिए जा रहा था, मेरा परिवार भी नहीं बच रहा, आप थोड़ा बचाइए। किसने बोला? हरि सिंह। किसको बोला? पंडित जवाहरलाल ने तुरंत फोन किया, किसको? सरदार वल्लभ पटेल। अरे पटेल साहब, थोड़ा सा मतलब हरि सिंह का मतलब जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। टेररिज्म अटैक मरने दो, वो देश बचाने जा रहा है। मरने दो उसको, छोड़िए सर, कुछ मत कीजिए। नहीं 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 प्लीज, मेरा फैमिली भी नहीं बचेगी, आप भी थोड़ा सा बचा लीजिए। हरि सिंह ने हाथ पैर दिया, किसको? सरदार वल्लभ पटेल को। तो सरदार वल्लभ पटेल बोला आपको मतलब ये करना है, आपको शामिल होना है, तो एक काम करो, लो इसमें साइन करो। साइन करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन में जल्दी साइन कीजिए।
हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप तो देश बनाने जा रहा था, फैमिली भी नहीं बच रहे, फैमिली भी मर जाएंगे ना टेररिज्म अटैक करेंगे तो किसमें साइन करवाने लगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। साइन कर, जल्दी करो। पेपर दिया तो हरि सिंह तुरंत साइन कर, ऐसे हो गया। ठीक है, साइन करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल फोन किया आर्मी वाले को, आर्मी वाले तुरंत जाओ जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हो रहा है। ठीक है, जब तक जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी पहुंचे तब तक पाकिस्तान का बहुत सारे आर्मी यहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक पहुंच चुके थे। कश्मीर तक देख रहे ना? तो ये जो कश्मीर तक यहाँ तक ऑक्युपाइड कर दिए थे किसने? पाकिस्तान। इसलिए इसको बोला गया पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बात समझ में आया ना? उसी टाइम मतलब टेररिज्म अटैक करके जब तक इंडिया वाले पहुंचे, इंडियन आर्मी वहां पे कहां पे जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचने तब तक यहां तक कवर कर चुके थे पाकिस्तान आर्मी, मतलब पाकिस्तान टेररिज्म। तो इसी को यहां तक ऑक्युपाइड कर दिए थे, इसी को बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड। समझ में आया ना? पीओके का मतलब क्या है? पाकिस्तान को कैसे मतलब कब ऑक्युपाइड किया गया? 1948 में ही मतलब कश्मीर को ऑक्युपाइड कर दिया। किसने ऑक्युपाइड किया? पाकिस्तान। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीओके। पीओके, पीओके। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा चाइना के साथ है, एलएसी, और यहाँ पे भी है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के भी है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल है अलग, मतलब कौन सा लाइन में कंट्रोल करेंगे। ये तो ऑक्युपाइड करती है। अब मान लीजिए इसी लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इस लाइन से यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ से ये लोग कंट्रोल करेंगे, यहाँ से ये लोग, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और एक है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक्चुअल कंट्रोल मतलब यहाँ पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस जगह में है, वो दिखाएंगे बाद में जब इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल स्टेट मिला? रेफरेंडम में, पॉलिसी ऑपरेशन में हैदराबाद। याद रहेगा? समझ में आया ना? समझ में आया? पीओके समझ में आया? पीओके कहां पे पीओके? जम्मू एंड कश्मीर। हां, जम्मू एंड कश्मीर। जैसे ही पाकिस्तान का आर्मी यहाँ पे पहुंच चुके थे, टेररिज्म थे ना, अटैक करके यहाँ पे जैसे ही पहुंच चुके थे, पहुंचते यहाँ तक पहुंच चुके थे, हमारा इंडियन आर्मी यहाँ से जाते यहाँ तक आ चुके थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। समझ में आया ना? राइट, क्लियर? सर जितने दूर आए थे ना वो पार्ट उनका हो गया, हुआ नहीं, ऑक्युपाई किए हैं। अभी हम मोदी जी ऐसे फालतू में बैठे हैं क्या? कुछ दिन लेके, लेकिन लेके भी क्या करेंगे करके अभी चुपचाप बैठे हैं हम लोग। ओके, समझ में आ गया? हैदराबाद मिले कैसे? ऑपरेशन। जूनागढ़, कश्मीर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ समझ में आ गया ना? मतलब प्रिंसिपल स्टेट कैसे इंडिया में इंटीग्रेट हुए, प्रिंसिपल स्टेट इंडिया में कैसे इंटीग्रेट हुए। कितना प्रिंसिपल स्टेट इंटीग्रेट हुए? 3। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कौन? हैदराबाद। कैसे? ऑपरेशन कोल। उसके बाद जूनागढ़। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कैसे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। जूनागढ़ रेफरेंडम का मतलब वोटिंग। जनमत संग्रह, वोटिंग सिस्टम, पॉपुलेशन का व्यूज किया गया। ओके, राइट। ऐसे होने के बाद 1948 हो गया। क्या हो गया? 1948। तो पूरा इंटीग्रेटेड स्टेट मतलब जितना भी प्रिंसिपल स्टेट थे सारे स्टेट इंडिया में शामिल हो गए। इंडिया एक कंप्लीटली सॉवरेन स्टेट बन गया। सॉवरेन स्टेट बनने के बाद अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि बहुत सारे जगह में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जैसे ही
क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था, 4-fold क्लासिफिकेशन स्टेट था। हमारा क्या था, एक था स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, ऐसा था ना, है क्या नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे मैं चला गया, कोई बात नहीं, मद्रास जो है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत बड़ा एरिया है। नीचे वाले एरिया में क्या है, देखिए यहाँ नीचे वाले एरिया में तमिलनाडु मतलब तमिल स्पीकिंग, ओके, ऊपर वाले क्या है तेलुगु स्पीकिंग। तो ये दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ओके, मतलब नीचे वाले तमिल बोल रहे हैं, ऊपर वाले तेलुगु बोल रहे हैं, लेकिन है तो एक ही मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे बोला गया कि हम मद्रास मतलब जो तमिल स्पीकिंग पीपल के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, हम लोग के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा, ओके। क्यों बोला गया, क्योंकि 1950 में, देखिए 1950 में इंडिया का कंप्लीटली क्या सॉवरेन स्टेट बन गया ना, है क्या नहीं? तो 1950 से पहले ही पूरा साउदर्न उड़ीसा में, साउदर्न इंडिया में क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हमको लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट देना चाहिए, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट देना चाहिए। तो क्या हुआ, तो 1948 में एक कमेटी बैठाया गया, एक कमीशन आया। ये कमीशन का हेड थे मतलब एसके धार कमेटी, धार कमीशन। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि आप देखिए कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ओके। तो एसके धार कमीशन ने बोला कि रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए। किसने रिजेक्ट किया, एसके धार कमीशन। फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन कौन सा है, एसके धार कमीशन। फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन कौन सा है, ओके। ये क्या बोला, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए। इनका रिपोर्ट इनको 1948 में बनाया गया। ये रिपोर्ट सबमिट किया अपना दिसंबर 1948 में। जैसे ही इन्होंने मना कर दिया, जो लोग चिल्ला रहे थे वो तो और डबल चिल्लाएंगे कि नहीं समझे? बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एरिया होना चाहिए। हम लोग तो अभी इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा एरिया जितना भी है उस एरिया में क्या होना चाहिए कि लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए। तो लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक कमीशन गठन किया गया था। उस कमीशन का हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे, एसके धार। इसीलिए इसको एसके धार कमीशन बोला गया। ये एसके धार कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1948 में स्टार्ट किया और सबमिट कब किया, 1948 में। इनका रिपोर्ट में ये बताया कि देयर शुड नॉट बी लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए करके क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आया, नहीं समझे? समझे कैसे? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद 1948 में जो 3 प्रिंसली स्टेट थे, वो स्टेट इंडिया में शामिल नहीं हुए थे, उनको एक एक करके शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, आराम से रहना चाहिए। फिर से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इतना बड़ा एरिया में नीचे वाले तमिल बोल रहे हैं, ऊपर वाले तेलुगु बोल रहे हैं, ठीक है। और इन लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट देना चाहिए या लैंग्वेज बेसिस पे हमको अलग कर देना चाहिए। तो ये अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमीशन डिसाइड करेगा। मैं अकेला कैसे डिसाइड करूंगा, है कि नहीं? तो एसी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कमिटी बैठेगा यहाँ पे, कमिटी डिसाइड करेगा नहीं एसी लगना चाहिए। अगर वो बोलेंगे एसी लगना चाहिए तो एसी लगेगा, अगर मना कर देंगे तो नहीं लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ कि लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या रीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसी के कारण से एसके धार कमीशन को कमीशन बैठाया गया। एसके धार कमीशन क्या किया कि इन्होंने अपना स्टडी किया, सबके साथ स्टडी करने के बाद बोला कि नहीं, इंडिया मल्टीकल्चर स्टेट है, मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट है, ठीक है, मल्टी रीजन स्टेट है, यहाँ पे हम लैंग्वेज बेसिस पे नहीं कर सकते करके ये क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
किसने रिजेक्ट किया? इसके साथ और अपना रिपोर्ट कब जमा किया? दिसंबर 1948 दिसंबर 1948 में। इनका रिपोर्ट सुनने के बाद और चारों तरफ और ज्यादा हल्ला चिल्ला मच रहा है। और होगा क्या नहीं? ये सर नो। तो इसके बाद 1948 दिसंबर में और एक कमेटी आया। उस कमेटी का नाम था जेबीपी कमेटी। क्या? जेबीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी कमेटी इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी यूपीएससी में पूछता है, ठीक है? कौन सा कमेटी आया? जेबीपी। जेबीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू और हाँ वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों जेबीपी, इसको जनरली क्या जेबीपी कमेटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जेबीपी। इसको जेबीपी कमेटी क्यों बोलते हैं और उसको धार कमीशन क्यों बोला गया? क्योंकि इस कमीशन में चेयरमैन थे कौन? इसके धार। इसीलिए यहाँ पे कमीशन का चेयरमैन थे, इसीलिए इसको धार कमीशन दिया, इसके धार कमीशन बोला गया। लेकिन यहाँ पे कमेटी बोला गया, यहाँ पे ना कोई चेयरमैन थे ना कोई कन्वीनर थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कमेटी। तीनों लोग बराबर थे यहाँ पे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। जेबीपी कमेटी। ये कमेटी कब आया? 1948 दिसंबर में आया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1949 सितंबर में। सितंबर 1949 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ओके? जैसे ही 1949 में ये भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया, इन्होंने भी स्टडी करके बोले कि नो लिंग्विस्टिक बेसिस। क्या बोला? नो लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब ये भी रिजेक्ट कर दिया। कौन कौन रिजेक्ट किए? क्या है हमारा? इसके धार कमेटी रिजेक्ट किया और कौन? जेबीपी क्या रिजेक्ट किए? क्लास में इंटरेक्शन टाइम मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। अगर देखो कंसंट्रेट देना है, कंसंट्रेट दीजिए। एक के कारण से बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। ओके? जेबीपी कमेटी क्या बताया? नो लिंग्विस्टिक बेसिस टेस्ट। इसके धार कमेटी क्या बताया? क्या? नो लिंग्विस्टिक। मतलब इन लोग दोनों भी कमेटी रिजेक्ट कर दिया, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके? 1950 में इंडिया क्या बना? सॉवरेन आ गया 1950 26 जनवरी में, है ना? इसके बाद क्या हुआ? फोर फोल्ड स्टेट हुआ। स्टेट फोर फोल्ड स्टेट। फोर फोल्ड स्टेट क्या क्या है? फोर फोल्ड स्टेट्स कौन सा स्टेट बना? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी। ऐसे बना था ना? उस दिन बताया था। स्टेट ए में कौन रहेंगे? गवर्नर प्रोविंसेस। स्टेट बी में आप लोग 50 बार बोलने के बाद में नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे मस्ती करने के लिए आ रहे हैं क्या? पढ़ने आ रहे हैं नहीं? कितने बार बताया हूँ? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने क्या क्या करता है? हाँ? बताया था क्या नहीं? कितने बार बताऊंगा? एक चीज को 50 बार बताऊं? पढ़ना है नहीं पढ़ना है? अगर नहीं पढ़ना है मैं दूसरा पेज स्टार्ट करूंगा, आप लोगों सबको भगाऊंगा। पढ़ोगे ना? यस और नो? पक्का? स्टेट ए 50 बार बता चुका हूं, फिर भी अभी आप लोगों को याद नहीं है कि मतलब क्या है? क्या करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? पढ़ने आ रहे हैं ना? स्टेट ए गवर्नर प्रोविंसेस, स्टेट बी प्रिंसली स्टेट, स्टेट सी कमिश्नर स्टेट, स्टेट डी यूनियन टेरिटरी। 50 बार बताता हूं तब भी नहीं समझते और क्लास के अंदर मतलब डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक है? इसके बाद 1950 के बाद क्या हुआ? एक तो इसके
अखिल कमेटी ने क्या कर दिया, कमीशन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किस चीज का रिजेक्ट किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेबीपी कमेटी क्या किया, वो भी रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1952 में ध्यान से सुनिए, ये सारे स्टोरी की तरह नहीं समझोगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आप किताब 50 बार पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा, राइट? ओके, तो 1952 में क्या हुआ, एक पोट्टी श्री रामुलु एक कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था। पोट्टी श्री रामुलु कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था ये, ठीक है। इसने क्या किया, इतने बार डिमांड कर रहे हैं हमको अलग स्टेट दे, मतलब तेलुगु स्पीकिंग स्टेट दो, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट दो, लेकिन अभी तक हमारा बात कोई नहीं सुन रहे हैं करके पोट्टी श्री रामुलु क्या किया, 1952 में 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया। क्या क्या, हंगर स्ट्राइक का मतलब पूरा पेट भर के खा के जाएंगे, फास्टिंग। हंगर स्ट्राइक का मतलब फुल फास्टिंग। तो 56 डेज हंगर स्ट्राइक करके हमको एक अलग स्टेट चाहिए, हमको तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए। बात समझ में आया ना? किसने डिमांड किया, क्यों डिमांड किया, इसका पीछे रीजन क्या है, लॉजिकली आप समझिए। क्योंकि एसके धार कमीशन आया, वो रिजेक्ट कर दिया, लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेबीपी कमेटी आया, वो भी बोला कि लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए। 1950 में स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी कर दिए, तो अभी कोई मतलब कोई चारा ही नहीं है इनको। तो यहाँ पे क्या किए कि 56 डेज का एक हंगर स्ट्राइक किया। किसने किया, 56 डेज में टिकट कंफर्म हो गया। बस समझ आया ना, टिकट कंफर्म का मतलब मद्रास से हैदराबाद आ गया, डेथ हो गया। क्या हो गया, किसका टिकट कंफर्म हो गया, श्री रामुलु। ये क्यों स्ट्राइक किया था, एक अलग से हमको राज्य दीजिए, अलग से सेपरेट स्टेट दीजिए, जो तमिल बोल रहे हैं नीचे वाले और हम ऊपर वाले क्या बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। हमारे साथ उनका कोई मतलब ही नहीं है, उन लोग क्या बोलते हैं और हमारा उनका कल्चर में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हमको अलग से मतलब अलग सा स्टेट दे दीजिए। तो कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुनने के बाद कौन आया, आगे क्या किया, हंगर स्ट्राइक में कितना दिन का, कौन सा डे में टिकट कंफर्म, खत्म। जब 56 डेज में मतलब टिकट कंफर्म होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, मेरा तो कुर्सी जाने वाला है अभी, क्या करें करके 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट किया गया। किसको, आंध्र प्रदेश गठन किया गया, सेपरेट बेसिस, लैंग्वेज बेसिस पे फॉर द फर्स्ट टाइम। किसको गठन किया गया, क्यों गठन किया, लैंग्वेज बेसिस किया, लेकिन क्यों किए, कर गया, टिकट कंफर्म हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो अगर ये सारे पूरा सब लोग तो डिमांड करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, एक पर्सन का जान ले लिए तो मेरा कुर्सी चला जाएगा करके 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कि कौन सा कमेटी लैंग्वेज बेसिस पे फर्स्ट आया था, किसने, कौन सा कमेटी, लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा स्टेट फर्स्ट क्रिएट हुआ था, आंध्र प्रदेश। ये दोनों चीज को याद रखना है। क्या, लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा स्टेट, लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा कमेटी, ठीक है, ओके, बात समझ में आया, यस और नो। जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया और बबल स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम का खत्म होता है क्या, नहीं। देखो मैं स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ, इसको स्टोरी की तरह अगर सुनते जाओगे, मूवी की तरह देखते रहोगे, नहीं होगा क्या, नहीं। तो 1953 में जैसे ही आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद देखें
पट्टी श्रीराम मरने के बाद आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया। तो बाकी जो एरिया वाले सब लोग उन लोग भी अपना अपना स्ट्राइक करने लगे। हमको भी उड़ीसा को उड़िया मतलब उड़ीसा दीजिए, उड़िया स्पीकिंग वाले को गुजरात स्पीकिंग वाले को गुजरात दीजिए, मराठी स्पीकिंग वाले को महाराष्ट्र दीजिए। सब लोग पूरे देश में क्या बन गया, बवाल बन गया। बनेगा कि नहीं? अगर कोई रो के अगर यहाँ पे किसी को चॉकलेट मिल जाएगा, मान लीजिए कोई रो रहा है करके मैं अगर चॉकलेट दे दूंगा, या किसी को नींद आ रही है, किसी को सो रहा है करके चॉकलेट दे दूं, बाकी सब लोग तो सोने लगेंगे ना चॉकलेट मिले करके। ये सुन रहा हूँ, हाँ है ना? एक्टिव हो जाइए। एक्टिव नहीं है? अगर आप लोगों को मान लीजिए सविता को मैं चॉकलेट दे दूंगा, वो सो रही है करके, है ना, नींद आ रही है करके, बाकी लोग सब लोग सोने लगेंगे नहीं, सबको चॉकलेट चाहिए होगा। सिमिलरली 5 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट होने के बाद बाकी अदर स्टेट पूरा देश में बवाल स्टार्ट हो गया कि हमको भी लैंग्वेज बेसिस दीजिए, हम उड़िया स्पीकिंग वाले उड़ीसा दीजिए, गुजराती स्पीकिंग वाले को गुजरात दीजिए, मराठी स्पीकिंग वाले को महाराष्ट्र दीजिए। ऐसे चारों तरफ पूरा बवाल स्टार्ट हो गया। पंडित जी देखिए इधर उधर क्या करें, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप क्या करें, दूसरा एक कमीशन गठन करेंगे, कमीशन जो डिसाइड करेंगे वही ठीक होगा। तो 1953 में एक कमीशन गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजेस था, उसका नाम था फजल अली। पूरा नाम नहीं बता रहा हूं, फजल अली। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत सीखने का चीज है इसमें। अगर ध्यान से सुनोगे इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा, अगर नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। अगर ध्यान से सुनोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? ओके। 1953 में क्यों फजल अली कमीशन आया? क्योंकि पूरे देश में बवाल चल रहा है। बवाल क्यों चला? बवाल क्यों चला? लैंग्वेज बेसिस पे क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया था। आंध्र प्रदेश क्रिएट होने का कारण क्या था? आप लोग कुछ लॉजिकल समझ नहीं रहे, सेम से बैठ के यहाँ पे देख रहे। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक क्यों गया वो? स्ट्राइक इसीलिए गया, इससे 2 कमेटी आके रिजेक्ट कर चुके हैं, और अभी स्टेट है, स्टेट भी स्टेट डी हो गया, लेकिन हमारे लिए कोई स्टेट नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना है जाके, वो क्या किया, 56 स्टेट का क्या हमारे स्टेट चला गया। हमारे स्टेट जाके उनका टिकट कंफर्म होने के बाद आंध्र प्रदेश का टिकट कंफर्म हो गया। हाँ या ना? आंध्र प्रदेश स्टेट आ गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश स्टेट आ गया, आने के बाद क्या हो गया, बाकी सारे स्टेट को लालच आ गया, हमको क्यों नहीं मिलेगा। तो ये टाइम तो सबका प्रॉब्लम, एक का तो सॉल्व कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी सबका कैसे सॉल्व करेंगे? ये बाकी सारे लोगों का सॉल्व करने के लिए एक कमीशन का गठन किया था, सुप्रीम कोर्ट का जजेस डिसाइड करेंगे करके। ये थे फजल अली, सुप्रीम कोर्ट का जजेस, ठीक है? इनको बोला गया कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप तैयार कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। ये देश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सुप्रीम कोर्ट का जजेस है, आप सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, आप डिसाइड कीजिए लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कौन बोला? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आएगा, मैं क्या करूं भाई, कमीशन जो डिसाइड करेगा वही करूंगा, आप डिसाइड कीजिए सर। किसको बोल दिया? फजल अली को सपोर्ट करने के लिए और 2 पर्सन थे, फजल अली चेयरमैन थे, इसीलिए फजल अली कमीशन बोला जाता है। इनके साथ के.एम. पानीकर थे, ये के.एम. पानीकर, और एक थे एच.एन. कुंदरू, ठीक है? फजल अली बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। हाँ, फजल अली और के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंदरू, इनको बोला गया कि इस कमीशन का नाम दिया गया फजल अली, क्योंकि फजल अली क्या थे? चेयरमैन थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन बोला गया। कब आया था ये? 1953। क्यों 1953 में आया? क्योंकि लैंग्वेज आंध्र प्रदेश स्टेट हो गया था 1953 में। ये सर ना, सबको लिंक कीजिए, आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है? तो फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन 1953 में आने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर 1955 में। क्या बोला?
कब सबमिट किया? 1955 1953 में आया और सितंबर 1955 में सबमिट किया। किसने? फजल अली। ये बोला गया लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए। क्या बोला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा कमिटी ने रिकमेंड किया? कौन सा कमिटी ने रिजेक्ट किए? इसके ध्यान है कौन सा कमिटी फर्स्ट है लैंग्वेज बेसिस पे? जेबीपी कमिटी में कौन कौन थे? यही सब क्वेश्चंस होता है। इसी को अगर रटना है, पॉलिटी में और कुछ नहीं है। पॉलिटी को जितना टफ समझते हैं ना, अभी और 8-10 दिन जाने दो, आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 1 पार्ट 2 थोड़ा सिटीजनशिप है। उसके बाद जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, असली पॉलिटी आप लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम प्रैक्टिकल चीजों को जस्टिफाई करेंगे। ये क्या है? मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना ये। ओके, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए। किसने बताया? इसको अगर आप एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तो समझ पाएंगे क्या? इसको स्टोरी की तरह समझना है। तो स्टेट होना चाहिए कैसे बेसिस पे? किसने बताया? किसने? फजल अली कमीशन। क्या बताया? लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए। ओके, अगर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, बट क्या लगाया वो? क्या लगाया? उस बट में क्या आएगा? क्या आ सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है। अगर कोई बताएंगे बट लगाया, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, बट डिस्क्रिमिनेशन कैसे? मतलब पावर भी क्या पावर? कुछ नहीं पावर। सुनिए, मान लीजिए उड़ीसा में कौन लोग हैं? बट उड़ीसा उस टाइम तो उड़ीसा था, उड़ीसा है ये। उड़ीसा में कौन बोलने वाले हैं? क्या? उड़िया बोलने वाले हैं, है ना? लेकिन क्या यहाँ पे तेलुगु रह सकते हैं? हाँ? बट लगाया कि ये जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज बेसिस पे तो स्टेट होना चाहिए, लेकिन उस स्टेट में ओडिया बोलने वाले भी रहेंगे और नॉन ओडिया बोलने वाले भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि ओनली ओडिया बोलने वाले ही रहेंगे, बोलने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, बट उस स्टेट में बाकी पर्सन भी जाके रह सकते हैं नॉन ओडिया। मान लीजिए अगर गुजरात बनेगा, ये गुजरात में गुजरात स्पीकिंग रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उड़िया जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। उड़िया जाएंगे भी तो उनको क्या मिलना चाहिए? स्पेस। बात समझ में आ रहा है ना? है ना? तो अगर जब उड़िया जाएंगे तो इस उड़िया को भी क्या मिलना चाहिए? क्या? उड़िया भी यहाँ पे रह सकते हैं, भले ही वो इशारा में पानी मांग के पिएंगे गुजरात में जाके। अगर आप तेलुगु मतलब आंध्र प्रदेश जाएंगे, तेलुगु नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे? जैसे करोगे अम्मा नीलू कुछ पिक्चर अंते कदा। आंध्र प्रदेश में आप लोग जाते हैं कि नहीं? अगर उस टाइम बोला गया होता कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, तो जिस लैंग्वेज स्टेट वाले उसी में रहते, बाकी स्टेट में आते जाते नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे होते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। उड़ीसा का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उड़िया कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना? बात समझ में आया ना? लैंग्वेज बेसिस पे किसने बताया? कमीशन क्या बताया? लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस लैंग्वेज नहीं आने वाले उस स्टेट में नहीं रह सकते, वो भी रह सकते हैं। क्लियर? तो इसी बात को जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गया। जब जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गया तो ठीक है, हम लैंग्वेज बेसिस पे करेंगे। तो बाकी सारे लोग बोले कि आप कैसे? कोई एक कमीशन बोल दिया कि लैंग्वेज बेसिस पे, उसी का बात हम मान लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आइए, सभी मिनिस्ट्री से पूछिए, पार्लियामेंट में पूछिए, बात समझ में आया ना? तब जाके हम मानेंगे। कोई फजल अली कमीशन बोल दिया कि लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए, हम नहीं मानेंगे। जाके फाइनली क्या हुआ?
कि 1956 में पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में, ठीक है, ये लोकसभा ये राज्यसभा दोनों में बात किया गया कि क्या लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया यस, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होना चाहिए। तो होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया, इसका नाम दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बोला गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। Why it is state reorganization? 7th Why state reorganization? 1950 में हमारा कितना कौन सा स्टेट था? 1950 में ABCD था, क्या था? ABCD स्टेट था ना, और कौन स्टेट था? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। इसी स्टेट को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उसी स्टेट को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया। क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी था पहले, इसको क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद स्टेट को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। क्यों रीऑर्गेनाइजेशन किया, लैंग्वेज बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया गया। जो उड़िया वाले को उड़ीसा, तेलुगु वाले को आंध्र प्रदेश, है ना, तमिल वाले को तमिलनाडु, मलयालम वाले को केरला, गुजरात वाले को गुजरात, मराठी वाले को महाराष्ट्र, ऐसे सब सिस्टम दिया गया। और इसी बेसिस पे 14 स्टेट्स बनाया गया। कितना, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। कितना स्टेट बनाया गया, 14, लेकिन इससे पहले कितना स्टेट था, 4 स्टेट था। स्टेट ए बी सी डी, ऐसे कितना स्टेट था ना, अभी कितना स्टेट हो गया, कितना, 14 स्टेट्स। कितना यूनियन टेरिटरीज, 6। टोटल 20 में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया इतना, आया ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। किसके रिकमेंडेशन के द्वारा हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, किसके रिकमेंडेशन, फजल अली। किसके रिकमेंडेशन, फजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, 1956। जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आने के बाद जो स्टेट बी था, स्टेट बी क्या कर दिया इसको, क्या, आर्टिकल 238 में था, जो था 238 बताया था ना, 7th वाला डिलीट हुआ था। पार्ट 7 क्या हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में स्टेट बी से डिलीट हुआ। बाकी ए सी डी को रीऑर्गेनाइज करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया, क्या क्या समझे, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, हां, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद धीरे धीरे 14 स्टेट के बाद 15 स्टेट बना गुजरात, ठीक है, 16 स्टेट बना नागालैंड, 17 स्टेट बना हरियाणा। इस तरह से बहुत सारी चीजें। इसके बाद और एक प्रॉब्लम आया था, पेप्सू। पेप्सू का नाम सुने, पेप्सी तो सुने होंगे, पेप्सू, एक है पेप्सू, पेप्सू था, पेप्सी तो जानते हैं, कोका कोला जानते हैं, थम्स अप जानते हैं, पेप्सू नहीं जानते। पेप्सू एक स्टेट था, ठीक है, क्या था ये, पटियाला,
ईस्ट पंजाब, ठीक है, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ओके, बहुत बड़ा स्टेट था ये पेप्सू। इसको क्या किया गया कि 1966 में एक साहा कमीशन आया। कौन सा कमीशन? साहा कमीशन। साहा कमीशन आने के बाद ये पेप्सू को हटा के सबको थम्स अप पेप्सी बना दिया, ठीक है। पेप्सू को हटा के क्या किया? थम्स अप नहीं बनाया, बोला कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट को, ये बहुत बड़ा एरिया था, तो जहां पे हिमालय मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको हिमाचल प्रदेश बनाया। क्या बनाया? हिमाचल प्रदेश। जहां पे पंजाबी बोलने वाले थे इनको पंजाब बनाया। जहां पे हिंदी बोलने वाले थे उसको हरियाणा बनाया। और पंजाब और हरियाणा और के बीच में जो एरिया था इसको चंडीगढ़ बनाया। ये पेप्सू, ठीक है। पेप्सू से 1966 में साहा कमीशन ने दिया था इसको। कौन? साहा कमीशन वगैरह के बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है इसीलिए। तो बहुत सारे कमीशन, आज 4-5 कमीशन देखें। एक है एसके धार कमीशन, उसके बाद जेबीपी कमीशन। उसको जेबीपी कमीशन क्यों नहीं बोला? बिकॉज जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, पटेल और बटा किशोर, इन तीनों ही कन्वीनर, इन तीनों ही चेयरमैन, इन तीनों ही क्या बराबर थे, इसलिए इसका क्या नाम दिया? कमिटी दिया। एसके धार कमीशन क्यों दिया गया? क्योंकि एसके धार चेयरमैन थे। अजय अली कमीशन क्यों बोला गया? अजय अली कमीशन थे। अजय अली के साथ कौन कौन थे? केएन पनिकर एंड एचएन कुंजरू। ओके, समझ में आया? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन आया फिर पेप्सू टीम आई। बाद में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में पेप्सू था, मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में ओनली 14 स्टेट हुआ था। कुछ स्टेट बहुत बड़ा एरिया में था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में उत्तराखंड नहीं आया था। कब आया? बाद में जरूरत के हिसाब से आएगा ना। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1956 में। उस टाइम जरूरत नहीं था, है क्या नहीं? पहाड़ी एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया। जहां पे पंजाबी बोलने वाले को क्या बना दिया? जहां पे हिंदी बोलने वाले को हरियाणा। और हरियाणा और पंजाब के बीच में एक जगह रखे क्या? चंडीगढ़। दोनों का कैपिटल बना दिया 1966। ओके, कौन सा कमीशन? साहा कमीशन। लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा स्टेट फास्ट क्रिएट हुआ? आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा कमिटी रेकमेंड किया? सब लोग पे पटेल। ध्यान से सुनिए। लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा स्टेट सबसे पहले आया? लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा कमीशन रेकमेंड किया? अजय अली। लैंग्वेज बेसिस पे कौन सा कमिटी सबसे पहले आया? जेबीपी कमिटी सेकंड। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करने के लिए अभी मिलेगा अगर आज अच्छे से क्लास किए हो तो। ये कमीशन, ये बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे जूनागढ़ कैसे आया, हैदराबाद कैसे आया, आपका कश्मीर कैसे आया, और ये जो कमीशन वगैरह कैसे कैसे आया, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है और आने वाले टाइम में 1000 बार पूछेंगे, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। राइट? ओके। जेबीपी कमेटी में कौन कौन थे? आज याद रहेगा, कल क्वेश्चन पूछूंगा तो याद नहीं रहेगा। रहेगा जेबीपी पक्का। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल डालेंगे तो वही पटेल लेकर के खड़े है कि नहीं? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? एनी डाउट्स? हाँ, और कुछ लिखिए, अभी लिखिए। इतना जल्दी खाना खाने क्यों जाएंगे? बहुत लोग खाए हैं, बैठिए। अलग पेज में लिखिए, बढ़िया सा लिखिए।
इनिशिएटिव 5 मिनट है, लिखिए या कल लिखोगे? लिख लो। इनिशिएटिव ठीक है, लिखिए। इट इज ए मेथड by means of which the people can propose a bill to the legislature for enactment. Correction please. Initiative it is a method by means of which the people can propose a bill to the legislature for enactment. Okay, done. Recall number 2. Recall. Okay, it is a method by means of which the voters can remove a representative or an officer before the expiry of his oblique her expiry of his oblique her term oblique slash oblique का मतलब वो भी है हाँ ठीक है क्या लिखे कहाँ her term when he fails to discharge his oblique her duties properly. Kindly correct. Recall. It is a method by means of which the voters can remove a representative or an officer before the expiry of his oblique her term when he fails to discharge his oblique her duties properly. Right? Yes. Okay. Next. Plebiscite. Recall. Plebiscite. It is a method of obtaining the opinion of people on any issue of public importance. It is generally used to solve the
territorial disputes. It is generally used to solve the territorial disputes. Kindly make it correct once again. Plebiscite, it is a method of obtaining the opinion of people on any issue of public importance. Full stop. It is generally used to solve the territorial dispute. Right? Next. Referendum. Okay? It is a procedure whereby a proposed legislation whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. Direct votes. Okay? Kindly make it correct once again. Referendum. It is a procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. Referendum देखे थे ना? Okay. Next. Public opinion. और दो है बस, 5 मिनट हो जाएगा. बहुत तो नहीं हुए. Public opinion. It is the collective opinion. It is the collective opinion. Bracket open मतलब within a specific population. Bracket open लिखिए. Bracket ऐसे कीजिए. Bracket open का मतलब bracket के लिखिए. Within a specific population. Bracket open का मतलब ऐसे होगा. ऐसे open और within a specific population. Bracket close का मतलब bracket close. ठीक है? On a specific issue or topic or voting intention relevant to a society. Public opinion लिख लिया ना. It is the collective opinion bracket open within a specific population on a specific issues or topic or voting intention relevant to a society. For example, preferences or evaluation of a given issues or candidates, etc. For example, preferences or evaluation of a given issues or candidates, etc. मतलब etc. Okay? Last, political opinion. It refers to a broad category of
attitudes that people of attitudes that people concern their state, कॉमा कॉमा मतलब COMA नहीं है, जस्ट कॉमा, ठीक है, कॉमा their government or their society as a whole, WHOLE, or again political opinion. It refers to a broad category of attitudes that people concern their state, their government or their society as a whole. इसको एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। रेफरेंडम का मतलब क्या है, पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है, पॉलिटिकल ओपिनियन का मतलब क्या है, रिकॉल का मतलब क्या है, इनिशिएटिव का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं कल थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा पार्ट 2। इसमें वो देगा, मतलब अगर किसी ऑफिसर को रिमूव करना है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, क्या है इसमें, देखिए, जो अगर अपना टर्म फुलफिल नहीं करेगा उसको रिमूव करने के लिए कौन सा, रिकॉल, ये सब ना। अगर किस चीज का आप प्रपोज करना चाहोगे तो क्या करोगे, इनिशिएटिव। अगर वोटर्स कुछ लेजिस्लेशन प्रपोजल करना है, वोटर्स वोटिंग करने के लिए क्या करोगे, रेफरेंडम करोगे, ये सब ना। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, ये मेरे तरफ से आप लोगों को बोनस पॉइंट है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन देंगे। पॉलिटिकल ओपिनियन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को पॉलिटिकल रिलेवेंट करके देंगे।